नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह चौखंबा कृष्णदास अकादमी वाराणसी द्वारा प्रकाशित श्री भोजराज सार्वभौम विरचित चंपू रामायण है। कल्याणी संस्कृत हिंदी व्याख्या सहित। कल्याणी संस्कृत और हिंदी व्याख्या के जो व्याख्याकार हैं वो पंडित रामनाथ त्रिपाठी शास्त्री जी हैं। पेपरबैक पुस्तक है। पीछे चौखंबा संस्कृत सीरीज कृष्णदास अकादमी द्वारा प्रकाशित कुछ अन्य ग्रंथों की सूची दी गई है। ज़्यादातर इसमें से काव्य या फिर नाटक इत्यादि हैं। औचित्य विचार चर्चा काव्यादर्श कुवल्यानंद कृष्ण करनामृतम नल चंपू नलोपाख्यानम भागवत चंपू भामिनी विलास वासवदत्ता सुदीप्ति करनामृतम रस गंगाधर सेतुबंध महाकाव्य इत्यादि। जो ग्रंथ के नाम में चंपू शब्द आ रहा है, रामायणम तो है ही चंपू, यह इस स्पेसिफिक ग्रंथ के किसी से संबंधित नहीं है। इसका नामकरण इसकी रचना शैली से संबंधित है। तो चंपू काव्य अपने आप में एक रचना शैली है और अभी तक करीब 240 या 270, वो अभी हम अंदर देखेंगे, तक चंपू काव्य जो है वो प्राप्त है, जिन चंपू काव्यों की रचना हुई है। तो जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण हो। चंपू काव्य के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, विभिन्न ग्रंथों में चंपू काव्य को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है और जो व्याख्याकार महोदय हैं उनकी क्या मान्यता है, उन्होंने किस आधार पर कहा है कि चंपू काव्य के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या किस तरीके का होता है चंपू काव्य, या किस काव्य को चंपू काव्य की कैटेगरी में डाला जा सकता है, उस पर चर्चा की गई है। तो चूंकि ये चंपू काव्य की शैली में रामायण है, इसलिए इसका नाम चंपू रामायण है। श्री भोजराज सार्वभौम विरचित चंपू रामायणम, जो व्याख्या है संस्कृत और हिंदी, ये दोनों व्याख्या पंडित रामनाथ त्रिपाठी शास्त्री जी द्वारा है। व्याख्या का नाम कल्याणी है। पेपरबैक एडिशन है ये, 175 रुपये इसका मूल्य है। ऑनलाइन चौखंबा की वेबसाइट से मंगवाया था, 20% का डिस्काउंट मिला था। अगर हार्ड बाउंड लेंगे तो उसका मूल्य 325 रुपये है। कुल पृष्ठ की अगर बात करें तो ये जो कवर पेज इत्यादि है, भूमिका वगैरह, वो 20 पृष्ठों में है। मूल ग्रंथ जिसमें कि संस्कृत का मूल चंपू रामायण है, उसके बाद कल्याणी संस्कृत व्याख्या और हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद जो है वो चंपू रामायण का ही है, वो कल्याणी संस्कृत व्याख्या का नहीं है। संस्कृत की व्याख्या थोड़ी अधिक विस्तृत है। तो ये सब कुछ जो कंटेंट है वह 568 पृष्ठों में है। तो 20 पृष्ठ, उसके बाद 568 पृष्ठ में ये, और फिर 72 पृष्ठ में परिशिष्ट और भी कुछ अनुक्रमणिका इत्यादि दी गई है। ये प्राकथन है जो इस जो पुस्तक, ये जो संस्करण है, इसकी विशेषताओं के बारे में बता रहा है। तो पहले बताया गया है आरंभ में भूमिका की योजना पर चंपू काव्य का उद्भव और विकास, उसकी परंपरागत परिभाषा, कवि और उसकी प्रस्तुत कृति आदि विषय में ज्ञातव्य बातों पर सरल एवं सुबोध हिंदी में संक्षेप से प्रकाश डाला गया है। संस्कृत व्याख्या को मूल की अपेक्षा सरलतर भाषा और विशद शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जिससे दोनों प्रकार के पाठक समान रूप से लाभान्वित हो सकें। प्रसंगवश आए हुए अलंकारों और छंदों का लक्षण सहित निर्देश तथा अंतर्गत कथाओं का संक्षिप्त उल्लेख कर दिया गया है। गद्य पद्य सभी भागों का अर्थ हिंदी में स्पष्ट कर दिया गया है। और अनुवाद भी मुझे बहुत इसमें अच्छा है। अनुवाद भी, भाषा तो सरल है ही, और चंपू रामायण चंपू काव्य में अलंकारों का बहुत अधिक प्रयोग है, तो हिंदी में भी बहुत ही स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे से वो अलंकार जो है वो आ जाते हैं। एक दो जगह समझने में कठिनाई हो सकती है पाठक को, जैसे कुछ किसी प्रकार की व्याख्या की आवश्यकता हो सकती है, या कोई अगर समझाने वाला हो तो और अधिक अच्छे से अर्थ स्पष्ट होगा। तो उसमें एक चीज़ सहायता करती है कि अनुवाद के अलावा ब्रैकेट में कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन एक छोटा सा दे दिया गया है वहाँ पर, तो उससे जो अलंकार है उसके सही अर्थ को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। कहीं कई जगह शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनका दो अर्थ निकलते हैं और दोनों अर्थ से उस शब्दों का प्रयोग वहाँ होता है, तो वहाँ दोनों अर्थ जो है ब्रैकेट में डाल के समझा दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी में केवल सीधा सीधा बस अनुवाद लिख दिया गया है, वो ब्रैकेट में जो भी जानकारी दी गई है वो कम ही दी गई है, लेकिन उससे समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। अंत में हिंदी नोट्स जो परिशिष्ट है, अपेंडिक्स दिया गया है। टिप्पणी में आवश्यक शब्दों की व्याख्या, आवश्यकता अनुसार उनका व्याकरण संबंधित विवेचन, व्याकरण संबंधित विवेचन अधिक है। कई जगह शब्दों की व्याख्या है, कई जगह जहाँ की पौराणिक कथाओं का या किसी अन्य चीज़ों का रेफरेंस आया है तो उनको थोड़ा सा एक आध पैराग्राफ में समझा दिया गया है वहाँ परिशिष्ट में। व्याकरण संबंधित विवेचन आदि भी कर दिया गया है, किंतु ग्रंथ के विस्तार भय से यह सब संक्षेप में ही करना पड़ा है। फिर वर्णानुक्रम पद्य सूची है।
अब ये ग्रंथ, इसका सोर्स क्या है, जो मूल पाठ है वो यहाँ बताया गया है। चंपू रामायण के इस संस्करण को वर्तमान रूप देते हुए पूर्ववर्ती अनेक संस्करणों का से असाधारण सहायता मिली है। मूल पाठ निर्णय सागर प्रेस बम्बई से 1956 ईस्वी में प्रकाशित 10वीं संस्करण तथा चौखंबा विद्या भवन वाराणसी से सन 1970 ईस्वी में प्रकाशित द्वितीय संस्करण के पाठ की तुलनात्मक दृष्टि से परखकर तैयार किया गया है। तो इन दो संस्करणों की तुलना की गई है, एक 1956 में निर्णय सागर और एक 1970 में चौखंबा विद्या भवन से प्रकाशित। पूर्ववर्ती कतिपय विद्वानों की टीकाओं से भी बहुत कुछ समुचित प्रेरणा मिली है। भूमिका लिखने में पूज्य डॉक्टर छविनाथ त्रिपाठी की कृति चंपू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, तो ये पुस्तक है चंपू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन। अगर आप चंपू काव्य के बारे में अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो डॉक्टर छविनाथ त्रिपाठी जी की यह कृति है, ने पथ प्रदर्शक का काम किया है। इन सभी मान्य विद्वानों के पाद पद्मों में नतमस्तक हो आभार प्रकट करता हूँ। यह भूमिका है। भूमिका में प्रारंभ में मुख्यतः चंपू काव्य और उसकी विशेषताओं और काव्य क्या होता है उस पर चर्चा की गई है। इंद्रग्राह्य के आधार पर काव्य के दो भेद कहे जाते हैं, दृश्य और श्रव्य। श्रव्य काव्य शैली की दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य और मिश्र काव्य। गद्य पद्य की मिश्रित शैली से ही निर्मित काव्य को मिश्र काव्य कहा जाता है। तो यहाँ वही गद्य के संबंध से पद शुक्ति अपेक्षाकृत अधिक हृदयग्राहिणी बन जाती है, जैसे वाद्य कला से संगीत। श्राव्य काव्य अंतर्गत श्रव्य काव्य अंतर्गत प्रबंधात्मक मिश्र काव्य का एकमात्र सर्वोत्कृष्ट अंग चंपू काव्य है। तो ये चंपू काव्य का एक परिचय हो गया। चंपू काव्य की परिभाषा सर्वप्रथम आचार्य दंडी ने दी थी काव्यादर्श में, और फिर विभिन्न परिभाषाएं जो मिलती हैं साहित्य दर्पण में इत्यादि। किसी अज्ञात नामा विद्वान का कथन है, वह भी दिया इन्होंने। फिर बताते हैं कि उपर्युक्त उपलब्ध सभी परिभाषाएं विविध चंपू काव्य की कसौटी पर खरी नहीं उतरती हैं, कि ये जो परिभाषाएं दी गई हैं चंपू काव्य की, उसमें कई सारे दूसरे चंपू काव्य प्राप्त होते हैं जिनकी विशेषताएं जो हैं इन परिभाषाओं में एक तरह से कैप्चर नहीं होती। सांख होना उपलब्ध 245 चंपू काव्यों में केवल नल चंपू और गंगावतरण चंपू सांख है, अतः यह विशेषता अपनी अव्याप्ति के कारण अग्राह्य है। फिर आगे डॉक्टर छविनाथ त्रिपाठी जी ने किस प्रकार से चंपू काव्य को डिफाइन किया है वह दिया गया है, और फिर उस पर चर्चा की गई है। गद्य पद्य की मात्रा, स्त्रोत्र, पात्र, रस, छंद, ग्रंथारंभ, उपसंहार। फिर चंपू काव्य और उनके रचना काल पर चर्चा है। यद्यपि चंपू काव्यों की सर्वाधिक रचना 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक हुई है, तथापि उनको दिशा सूचित करने वाली कतिपय चंपू काव्यों की विधिवत निर्माण 10वीं सदी के पूर्वार्ध में ही आरंभ हो चुका था। प्राचीन उपलब्ध चंपू काव्यों में त्रिविक्रम भट्टकृत नल चंपू, अपर नाम दमयंती चंपू, सबसे प्राचीन और साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कृति है। फिर आगे और उसको डिस्क्राइब किया गया है, उस पर चर्चा की गई है। महाराजा भोज का यहाँ पर परिचय दिया गया है, उनके द्वारा रचित कुछ ग्रंथों की सूची दी गई है। आयुर्वेद सर्वस्व, राजमृगांक, व्यवहार समुच्चय, शब्दानुशासनम, समारंग सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सब विभिन्न विषयों पे, आयुर्वेद, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, संस्कृत व्याकरण, शिल्पशास्त्र, अलंकार शास्त्र, नाम तालिका कोश, युक्ति कल्पतरु, शैव शास्त्र या तत्व प्रकाश ऊपर नाम दिया गया है, यहाँ युक्ति कल्पतरु नाम लिखा गया है। चंपू रामायण जो कि चंपू काव्य है। चंपू रामायण पर एक दृष्टि। चंपू रामायण पूर्णतः 100% राजा भोज की कृति नहीं है। बालकांड से लेकर सुंदरकांड तक भोज की रचना है, और फिर युद्ध कांड, इसमें युद्ध कांड तक ही है, उत्तरकांड नहीं है। लक्ष्मण सूरी नामक विद्वान एवं कवि ने युद्ध कांड का प्रणयन कर इस चंपू काव्य की पूर्ति की है। भोज ने प्रस्तुत चंपू रामायण की रचना का आधार वाल्मीकि रामायण को बनाया है, और इसके लिए उन्होंने स्वयं वाल्मीकि के प्रति नम्र भाव से कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा। फिर वो चीज़ उद्धृत की गई है। भोज ने वाल्मीकि रामायण की आदर भावनावश कथा वस्तु में पात्रों के चरित्र आदि में किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं किया है। यहाँ तक कि बाल कांड को छोड़कर शेष कांडों का आरंभ रामायण के उस कांड के आदि पदों से किया गया है। फिर यहाँ पर कंपैरिजन दिया गया है, और बाल कांड में इन्होंने कहा है कि चूँकि वहाँ मंगलाचरण वगैरह था, तो उसके वजह से वहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा है कि प्रथम जो वाल्मीकि रामायण का जो आदि पद है उससे बालकांड नहीं प्रारंभ किया है। फिर चंपू रामायण की यहाँ पर विशेषताएं कुछ बतलाई गई हैं। कथानक में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है वाल्मीकि रामायण की तुलना में, हालांकि मुझे पढ़ के लगा कि एक आध जगह बहुत छोटा मोटा अंतर आ रहा है।
खासकर युद्ध के वर्णन में बहुत कुछ खास नहीं। वास्तव में भोज ने अपने पूर्ववर्ती बाण, माघ, कालिदास आदि सभी कवियों के काव्य सौंदर्य से इस एक ही ग्रंथ को भरने का सफल प्रयास किया है। और फिर कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं कि कहाँ पर माघ की शैली स्पष्ट दिखाई देती है, कहाँ पर कालिदास की शैली स्पष्ट दिखाई देती है। इसी भूमिका में इन्होंने कहीं पर तो बताया था, हाँ, यहीं नीचे ही लिखा गया है। यहाँ युद्ध कांड के बारे में जो श्री लक्ष्मण सूरी कृत है। बालकांड से सुंदरकांड तो राजा भोज ने किया, युद्ध कांड जो इसी चंपू रामायण का ही अंश है, युद्ध कांड वो श्री लक्ष्मण सूरी की रचना है। युद्ध कांड में लक्ष्मण सूरी द्वारा कृत मलय पर्वत से विरह व्यथित राम की मनोदशा, रावण विभीषण संवाद, विभीषण का राम शरणापन्न होना, राम का समुद्र पर कोप, सेतु बंध, अंगद रावण संवाद, संध्या आगमन, श्री राम की प्रलाप लीला, हत रावण के प्रति विभीषण का विलाप, मंदोदरी विलाप आदि का वर्णन पढ़ते समय यह तनिक भी आभास नहीं होता है कि यह भोज की रचना नहीं है। जिस तरह कादम्बरी के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की रचना में अत्यंत साम्य है, उसी तरह चंपू रामायण के सुंदर कांडांत भाग और लंका कांड में भी साम्य है। नोट: वाल्मीकि के उत्तरकांड पर भी आधारित 7 उत्तर चंपू विभिन्न कवियों द्वारा रचे गए हैं, किंतु वो सभी अप्रकाशित हैं। तो जैसे जो चंपू शैली में वाल्मीकि रामायण पर आधारित बालकांड से लेकर युद्ध कांड तक तो चंपू रामायण हो गई, और उत्तरकांड पर भी अलग से 7 उत्तर चंपू की रचना की गई है, लेकिन वो सभी उत्तर चंपू जो हैं वो अप्रकाशित है। तो ये तो इनके भूमिका के अनुसार है, जब इन्होंने भूमिका लिखी थी। ये मैंने चेक नहीं किया है कि अभी हाल में अगर किसी ने उत्तर चंपू प्रकाशित की हो तो। यहाँ से मूल ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है, स्पेसिंग वगैरह ठीक ठाक है, लेकिन पुराने शैली का ही फॉन्ट है। पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। बोल्ड में मूल है। फिर यहाँ कल्याणी लिखा गया है, तो यहाँ से व्याख्याकार महोदय का संस्कृत व्याख्या प्रारंभ हो रही है। संस्कृत व्याख्या फॉन्ट में संस्कृत व्याख्या और हिंदी के कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं किया गया है, तो वो आपको यहाँ पर जहाँ पर श्लोक संख्या एंड हो रही है उसके बाद से हिंदी व्याख्या प्रारंभ हो रही है। तो हिंदी व्याख्या देखिए छोटा है, नंबरिंग किया हुआ है संस्कृत में भी और हिंदी में भी। तो ये मूल है। दूसरा तो फिर ये संस्कृत व्याख्या हो रही है। संस्कृत व्याख्या यहाँ 2 नंबर से समाप्त हुई, फिर ये हिंदी अनुवाद है। और ब्रैकेट में देख सकते हैं जो भी ब्रैकेट का अंश है वो अनुवाद के अलावा जो समझाने के लिए रिक्वायर्ड हो वो दिया गया है। और अलंकार वगैरह जो हैं वो सब हिंदी में भी बहुत ही अच्छे से निकल के आ रहे हैं। जो काव्य का जो एक तरह से कह सकते हैं जो सुंदरता है, जिस प्रकार से उसको प्रस्तुत किया गया है, वह ऐसा नहीं है कि हिंदी अनुवाद में पूरी तरह से खो जाता हो, उस तरह का स्थिति नहीं है। अब अगर सुंदरकांड ये युद्ध कांड देखें तो युद्ध कांड में श्री लक्ष्मण सूरी जी ने प्रारंभ किया है। उन्होंने मंगलाचरण के साथ ही प्रारंभ किया है, तो इसलिए इसमें कोई डिबेट डिस्प्यूट नहीं है कि ये राजा भोज रचित ही जो बालकांड से सुंदरकांड तक का जो अंश है उसके ही आगे का कंटिन्यूएशन में उन्होंने रचना की है। जैसे जिन गुरुचरण कमलों तथा भोजदेव के निरुद्देश्य दर्शन से भी सरस्वती देवी प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं, महती सरसता उत्पन्न होती है, सभा में प्रौढ़ता प्रकट होती है, सभी कलाएं अनायास अवगत हो जाती है तथा अपूर्व कीर्ति फैलने लगती है, उन्हीं गुरुचरण कमलों तथा भोजदेव के प्रति मेरे हृदय में स्नेह होता है। उन भोजराज के द्वारा रचित उस उत्कृष्टतम कृति को पूर्ण करने के लिए उद्यत मैं लक्ष्मण सूरी लज्जित नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि नवरत्न माला के साथ सूत भी हृदय पर ही धारण किया जाता है। और फिर आगे इन्होंने युद्ध कांड जो है वह प्रारंभ किया है। हर श्लोक का करीब करीब है, ऐसा कहीं मिसिंग कुछ नहीं है। एक जगह पर बस रेफरेंस दे दिया गया दूसरे स्थान का, क्योंकि वहाँ पर वही सेम गद्य या पद जो है वह रिपीटेड है, तो वहाँ पर रेफरेंस दे दिया गया है। इस व्याख्या के लिए इसी कांड का 50वां श्लोक देखें, तो ये 81 है और 50वें से अगर तुलना करेंगे तो वो सेम है। अब यहाँ देखिए जैसे ब्रैकेट में लेखक कुछ दिया गया है उसको समझाने के लिए, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट और ऐसे सिंपल ब्रैकेट में अलग अलग चीज़ों को समझाया गया है। यहीं पर इस जगह से ब्रैकेट दे दे के अर्थ को समझाया गया है। पुस्तक जो है पृष्ठ संख्या जैसा मैंने पहले बताया 10 पृष्ठ है। 568 पे ग्रंथ समाप्त हो जा रहा है, संस्कृत व्याख्या और हिंदी अनुवाद, और फिर यहाँ पे टिप्पणी नोट्स अपेंडिक्स है।
जहाँ की मुख्यतः व्याकरण समझाया गया है। व्याकरण के अलावा भी कहीं कहीं कथा का भी विस्तार दिया गया है, उसको भी समझाया गया। और अंत में श्लोक अनुक्रमणिका दी गई है। यह करीब 71 पृष्ठ तक है, 568 के बाद 71 पृष्ठ। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा कृष्णदास अकादमी द्वारा प्रकाशित श्री भोजराज सार्वभौम विरचित चंपू रामायण के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।